अनुराधा के दिल और दिमाग में चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। रोते रोते उनकी बेटी दीप्ति का चेहरा लाल पड़ गया था। आंखों की पलकें सूज आई थी। अपनी शादीशुदा बेटी की आंखों में इतने सारे दुख की परछाइयां देखकर कौन माँ विचलित नहीं हो जाएंगी। इसलिए अनुराधा का तड़प उठना भी स्वाभाविक ही था। वह एक बार दीप्ति को देखती तो एक बार उसकी गोदी में पड़ी उस मासूम बच्ची अंकिता को, जो अब तक दुनियादारी से बेखबर थी। 2 वर्षों पहले ही कितनी धूमधाम से अनुराधा ने दीप्ति और विशाल का ब्याह किया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दीप्ति अपना बसा बसाया घर छोड़कर, सोचते सोचते अचानक अनुराधा की नज़र दरवाजे पर खड़ी बाई कमला पर पड़ी। क्या है, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? घूरते हुए अनुराधा ने कमला से कहा, मैंने तुझसे दूध मांगा था ना बच्ची के लिए, और मेरे नहाने के लिए गर्म पानी किया कि नहीं तूने? दूध ही तो लाई हूँ मालकिन, और पानी भी गर्म कर दिया है। ठीक है, अब जा यहाँ से। कमला से दूध की बोतल छीनते हुए अनुराधा बोली, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जाकर अपना काम कर। अनुराधा अकारण ही झल्ला पड़ी उस पर। मालकिन, फूल तोड़ दूँ क्या? रोज नहीं तोड़ती है जो आज पूछ रही है? अनुराधा अच्छी तरह जानती थी कि कमला किसी न किसी बहाने से यहीं चक्कर काटते रहना चाहती है। सुबह जब दीप्ति अपने मायके से आई तो मेरे पति संजय वहीं बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने दीप्ति को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि दीप्ति का इस तरह से मायके आना कोई नई बात नहीं थी। दीप्ति हर 3-4 दिन में माँ की अदालत में विशाल के खिलाफ कोई न कोई मुकदमा लेकर हाजिर रहती, और फैसला भी उसी के पक्ष में होता। और शिकायत भी कुछ इस तरह से रहती थी कि विशाल आज तक लगातार ऑफिस से घर देर से आता है, तो कभी यह कि विशाल फिल्म दिखाने का वादा करके समय पर नहीं आया, तो कभी यह कि विशाल मेरा जन्मदिन भूल गया। इन सब बातों को उसकी माँ अनुराधा ने भले ही महत्व दिया हो, पर पिता संजय हर बात में हंसी उड़ा देते। और फिर अक्सर यही होता कि शाम को विशाल यहाँ आता तो सारे गिले शिकवे छू मंतर हो जाते और दोनों हंसते मुस्कुराते वापस अपने घर चले जाते। पर आज बात कुछ और ही थी। संजय की आंखें अखबार पर मंडरा रही थी, पर कान कमरे में चल रहे माँ बेटी के संवाद पर ही लगे हुए थे। बस माँ, अब और नहीं। अब यह मत कहना कि झगड़ा तुमने ही शुरू किया होगा, या तुम्हें तो समझौता करना ही नहीं आता। मैं अब उस घर में कभी कदम नहीं रखूँगी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि विशाल के दिल में मेरे सिवा किसी और का भी ख्याल रहता है। बताओ माँ, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी थी जो विशाल? मैंने अपनी आँखों से उस लड़की की बाहों में बाहें डाले विशाल को बाजार में घूमते और फिर सिनेमा घर में जाते देखा है। सिसकती हुई दीप्ति बोली, माँ, मैं विशाल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। बेटी की बातें सुनकर अनुराधा खामोश रह गई, और संजय बेचैनी से उसके उत्तर का इंतजार कर रहे थे कि अनुराधा के पास दीप्ति के प्रश्न का कोई जवाब है या नहीं। कैसे बाप हो तुम? बेटी रो रो कर बेहाल हुई जा रही है और तुम्हारे पास उसके लिए सहानुभूति के बोल भी नहीं है। संजय ने देखा अनुराधा की भी आंखें नम थी और गला भरा हुआ था। बैठो। संजय ने अनुराधा का हाथ पकड़कर अपने करीब बैठा लिया और बोले, कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। अभी वह बहुत परेशान है। वक्त हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। इतना कहकर संजय की नज़रें फिर अखबार के शब्द जाल में खो गई। संजय की इन्हीं दार्शनिक बातों से अनुराधा विचलित हो उठती है। अनुराधा ने संजय की चश्मा चढ़ी गंभीर आंखों को घूरा
और मन ही मन सोचने लगी कि कहाँ से लाते हैं ये इतना धैर्य। ऐसे क्या देख रही हो? बिना देखे ही ना जाने कैसे आभास हो गया उन्हें अनुराधा के घूरने का। कुछ नहीं, अनुराधा ठहर कर बोली। जो दर्द मुझे इस कदर तड़पा रहा है उससे आप इतने अनजान और शांत कैसे हो? सब कुछ परिस्थितियों के हवाले करके इतना निश्चित कैसे रहा जा सकता है अनुराधा? कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा घटता है जिस पर इंसान का वश नहीं रहता, कुछ नहीं कर सकता वह। संजय अनुराधा के मन का तनाव कम करना चाहते थे। तो आपका यह मतलब है कि हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? अनुराधा बड़बड़ाती हुई कमरे की ओर बढ़ चली। तुम पुरुष भी कैसे होते हो? गंभीर से गंभीर समस्या से भी मुंह मोड़कर बैठ जाते हो। उस कमरे में पहुंचते ही अनुराधा के मन ने मन से ही प्रश्न किया, तुम्हें सुनाई देती है किसी के सपने टूटने की आवाज़? क्या होता है अरमानों का बिखरना? कैसे लुटती है किसी की दुनिया? क्या तुम जानती हो या नहीं जानती? अनुराधा के पापा ने उसे समझाते हुए कहा कि परिवार टूटता है तो कितना दुख होता है तुम्हें पता है। अनुराधा अपने भीतर की आवाज़ सुनकर सोचने लगी कि आजकल क्या होता जा रहा है उसे। 24 साल पहले की गई भूल का एहसास उसे आज क्यों हो रहा है? क्या उसके किए की सज़ा उसकी बच्ची को मिलेगी? वह मन ही मन सोचने लगी। अपनी गलतियों को याद कर उसकी आंखों से आंसुधारा बह निकली। मन को नियंत्रित करने के सारे प्रयास विफल सिद्ध हुए। वक्त ने उसे अतीत के दलदल में धकेल दिया और वह उसमें हर पल धंसती चली गई थी। याद आ रहा था उसे माँ का तमतमाया हुआ चेहरा। उस दिन उसने माँ को अपने और संजय के विषय में सब कुछ बताया था। माँ के शब्द उसके कानों में ऐसे गूंज रहे थे मानो कल की ही बात हो। अनुराधा, तू जानती है ना बेटा कि संजय शादीशुदा है? हाँ माँ, बात काटते हुए अनुराधा बोली। पर यह कहाँ का इंसाफ है कि इंसान जिस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं करता बेवजह उसका बोझ क्यों ढोता रहे? और फिर उसकी पत्नी श्वेता जो संजय के साथ रहना ही नहीं चाहती, आखिर संजय कब तक उसे ढोता रहता? बेटा, रिश्ते कोई पतंग की डोर तो नहीं कि एक हाथ से छूटी और दूसरी ने लूट ली। और एक पत्नी ऐसे क्यों चाहेगी? कभी सोचा है तूने एक पत्नी अपने पति के साथ कब रहना नहीं चाहती? जानना चाहती है तू इसलिए नहीं कि वह उससे ज़्यादा किसी और को चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसने उसके विश्वास को तोड़ा है, एक मर्यादा का उल्लंघन किया है। थोड़ा ठहर कर वे बोली, एक परिवार टूटता है तो कितने सपने टूटते हैं, कितने अरमान बिखरते हैं, पता है तुझे? जिस प्रेम की तू दुहाई दे रही है वह प्रेम नहीं, भ्रम है तेरा, कोरी वासना है। ऐसे पुरुष कायर होते हैं, ना वे पत्नी के होते हैं ना प्रेमिका के। प्रेम में कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? किसी के अरमानों की लाश पर अपने प्रेम का महल खड़ा करेगी तू? अपना किया किसी न किसी रूप में एक दिन अपने ही सामने आता है, पछताएगी तू। माँ एक लंबी सांस लेकर फिर से बोली, कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि अपमान और तिरस्कार के दर्द को धोने के लिए तेरे पास प्रायश्चित के आंसू भी कम पड़ जाए। पर मैं जानती हूँ कि इसे तू समझ नहीं सकेगी। असल में तू समझना ही चाहती हो नहीं हो। मेरी बात मान ले और एक बार संजय की पत्नी से मिल कर आ। अनुराधा तो नहीं गई, पर एक दिन अनुराधा की माँ माया संजय की पत्नी श्वेता से मिलने पहुँच गई। श्वेता को देखकर माया पलकें झपकाना भी भूल गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। श्वेता कितनी सुंदर थी। अनुराधा और श्वेता की क्या तुलना। क्या यही देखकर संजय अनुराधा की ओर आकृष्ट हुआ? बेटा, मैं अनुराधा की माँ हूँ, पता है तुझे? अनुराधा और संजय वे आगे कुछ कह न सकी। पता है,
सारी पीड़ा को मन के कुएं में डालकर श्वेता ने मानो मुस्कुराहट के आवरण से चेहरा ढक दिया हो। और तू चुप है? और क्या करूँ माँ? उसके मुख से माँ का संबोधन सुन माया चकित थी। श्वेता बोलती रही, प्यार कोई किला तो नहीं है ना, जिसके चारों ओर पहरा लगाया जाए या उसे जीतने के लिए जान की बाजी लगा दी जाए। आखिर कुछ तो होगा ही अनुराधा में, जो मेरा संजय मुझसे छीन ले गई। बेटा, तुमने संजय से बात की? मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। वे कोई भी निर्णय के लिए आज़ाद है। माँ, वह प्यार का, जिससे झोली फैलाकर भीख की तरह मांगा जाए, अधिकार तो दिया जाता है, जो छीना जाए उसे अधिकार में प्यार कहाँ। आप चिंतित ना हो। कैसे चिंतित ना हूँ? एक माँ हूँ मैं। किसी की दुनिया उजाड़कर बेटी की मांग सजाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। सारा दोष अनुराधा का है। अनुराधा को क्यों दोष दे रही है आप? वह तो ना मुझसे मिली है, ना मुझे जानती है। वह मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है? दोष है तो मेरे समय का और संजय का कोई कसूर नहीं है माँ। उसे सजा देने वाली मैं कौन होती हूँ? अब तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगने का अपना अधिकार भी खो दिया है। कहीं पानी का बहाव पत्थर डालने से रुका है, वह तो उसी वेग से उछलकर बहने के लिए दिशा तलाश लेता है। श्वेता के कहे शब्दों को माया समझ ना सकी। उन्हें लगा कि पति के विद्रोह ने उसे विक्षिप्त कर दिया है। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि उसे एक बार संजय से मिलना होगा, जहां अनुराधा ना हो। एक दिन अनुराधा की अनुपस्थिति में संजय आया तो खुद पर नियंत्रण ना रख सकी और बोली, बेटा, मैं एक माँ हूँ। तुम्हारा, अनुराधा का, श्वेता का, किसी का बुरा कैसे सोच सकती हूँ? पर न्याय अन्याय के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। माना कि अनुराधा नादान है, प्यार ने उसे अंधा बना दिया है। उसने आज तक जिस चीज़ पर उंगली रखी वह उसे मिली है। खोना क्या होता है इसका उसे एहसास नहीं है। पर तुम तो समझदार हो। अपने अच्छे बुरे की अक्ल है तुम में। अपनी जिम्मेदारी समझो। तुम अकेली श्वेता और दो छोटे छोटे बच्चे किसके भरोसे छोड़ आए हो? क्या प्यार की खाई में इतने नीचे जा गिरे हो कि आसमान भी धुंधला दिखाई पड़ रहा है? संजय की आंखें भर आई। वे बोले, माँ, मैं सब समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे भूल हो गई। मैंने श्वेता की कीमत पर अनुराधा की कामना नहीं की थी। मैं तो अनुराधा और श्वेता दोनों से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अनुराधा तो शायद माफ़ भी कर दे, पर श्वेता, वह तो इस विषय में क्या, किसी भी विषय में मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। पत्थर बन गई है वह। मेरी क्षमा याचना का उस पर कोई असर नहीं होता। अगर मैं उसके कदमों पर भी गिर जाऊं तो वह भी मुझे माफ़ नहीं करेगी। बेहद स्वाभिमानी औरत है वह। लाचारी संजय के शब्दों में शमाती गई। वे फिर बोले, वक्त ने आज मुझे जिंदगी के उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ की हर डगर अनुराधा तक जाती है। सिर्फ अनुराधा तक। अब तो ना मुझ में श्वेता से बिछोड़ने का गम है, ना अनुराधा से मिलने की खुशी। संजय के दर्द को जानकर अनुराधा खामोश थी। उसने इस घटना को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल के रूप में स्वीकार कर लिया था। वक्त गुजरता गया, श्वेता से तलाक मिल गया और संजय का ब्याह अनुराधा से हो गया। उसके बाद श्वेता बच्चों को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। किसी को कुछ पता नहीं। न वह अपने मायके गई, न ससुराल। पर उसके बगैर जीना इतना मुश्किल होगा, संजय ने कभी सोचा नहीं था। संजय चाह कर भी पूरी तरह खुद को श्वेता से जुदा न कर सके। कई बार अनुराधा झल्ला कर कहती, अगर उस रिश्ते का मातम ही मनाना था तो मुझसे ब्याह करने की क्या आवश्यकता थी? कोशिश तो करो। समय के साथ सब कुछ भुला सकोगे। क्या भुला सकूंगा मैं अनुराधा? यह कि 8 साल पहले अपना सब कुछ छोड़कर एक भोली भाली लड़की मेरे कदमों के पीछे पीछे चली आई थी। यह कि मैंने अग्नि के सामने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। कैसे भूल जाऊं उसकी सिंदूर से भरी मांग,
कैसे भूल जाऊं उसके हाथों की लाल चूड़ियाँ। किसी का सुख चैन लूट कर, किसी की खुशियों पर डाका डालकर तुम्हारा दामन खुशियों से भरा है मैंने। मैं इतना निर्मोही कैसे हो गया? कैसे भूल जाऊं कि जो घरौंदा मैंने और श्वेता ने मिलकर बनाया था, उसे मैंने अपनों ही हाथों नोच कर फेंक दिया। और क्या कसूर था उन दो मासूम बच्चों का? क्या अधिकार था मुझे उनसे खुशियां छीनने का? क्या कभी मैं इन तमाम बातों से अपने को मुक्त कर पाऊंगा? संजय, क्या होता जा रहा है तुम्हें? संभालो खुद को, सत्य से सामना करने का साहस जुटाओ। बीता कल अतीत की अमानत होता है, उसके सहारे आज को नहीं जिया जा सकता। एक बुरा सपना समझकर सब कुछ भूलने का प्रयास करो। काश कि यह सब एक सपना होता अनुराधा। अफसोस तो यह है कि यह सब एक हकीकत है, मेरे जीवन का एक हिस्सा है। संजय के दर्द को जानकर अनुराधा खामोश थी। उसने इस घटना को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह समझती थी कि इंसान खुद को परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाल पाता, तो परिस्थितियां ही उसे अपने अनुरूप ढाल लेती है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीप्ति का आगमन भी संजय को सामान्य ना कर सका। उसकी बाल सुलभ क्रियाएं भी उन्हें लुभा ना सकी। शायद कुछ पाने से ज़्यादा कुछ खोने का गम था उन्हें। संजय के दिल की तड़प अब अनुराधा के दिल को भी तड़पा जाती। तभी तो उसने एक दिन कहा, अगर दीप्ति में तुम्हें दीपक और ज्योति नजर आते हैं तो हम श्वेता को ढूंढेंगे, उसे समझा बुझा कर बच्चों को अपने पास ले आएंगे। नहीं अनुराधा, अब मुझ में साहस नहीं है श्वेता के सामने जाकर खड़े होने का। और फिर श्वेता जिस वृत्त से लिपटी है वह दीपक और ज्योति ही तो है। मैं उसकी जड़ों को उखाड़ना नहीं चाहता। मैं श्वेता के जीवन की बची खुची रोशनी भी उससे छीनना नहीं चाहता। अनुराधा का पूरा ध्यान दीप्ति की परवरिश की ओर लग गया। वक्त गुजरता गया। संजय पहले से ज़्यादा गुमसुम रहने लगे। हाँ, दीप्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना उन्हें बखूबी आ गया था। वे नहीं चाहते थे कि प्रयासित जो आग उनके दिल में सुलग रही है उसकी आँच भी दीप्ति तक पहुँचे। जिंदगी के 17-18 साल यूं ही बीत गए। श्वेता नाम का जख्म समय के साथ भर तो गया, पर निशान अब भी बाकी था। 2 वर्ष पहले श्वेता का एक खत संजय के नाम आया। अनुराधा ने उसे उलट पुलट कर देखा, पर फिर संजय को थमा दिया। पत्र सामने खुला पड़ा था। नजरें पत्र की लिखावट पर फिसलती चली गई। संजय, तुम्हारे दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं। ज्योति डॉक्टर बन गई है और अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही है। तुम्हारा बेटा दीपक अब मुझे लेकर विदेश में बसना चाहता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय के भीतर छिपा इनका पिता इनसे मिलने को तड़प रहा होगा। अब मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। सच मानो, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है। श्वेता। नीचे पता लिखा हुआ था और साथ में ज्योति की शादी का कार्ड भी था। संजय ने कार्ड सहित पत्र अनुराधा की ओर बढ़ा दिया। नहीं अनुराधा, मैं नहीं कर सकता श्वेता का सामना। उसका दिल बहुत बड़ा है। वह कह सकती है कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं कैसे माफ़ कर दूं अपने आप को? मेरी सज़ा यही है कि मैं उम्र भर तड़पता रहूं, और यही होगा मेरे पापों का प्रायश्चित भी। तब से लेकर आज तक प्रायश्चित ही तो करती आ रही हूँ मैं, और आप भी। अब और कितना प्रायश्चित करेंगे? बोलते बोलते सिसक उठी अनुराधा। भूली बिसरी घटनाओं की यादें आकर दिमाग के दरवाजे को खटखटाती रही। मन अतीत की गलियों में पता नहीं कब तक भटकता रहा कि अचानक बाई कमला की आवाज़ सुनाई पड़ी। मालकिन, आज और कितनी देर तक इस कमरे में रहेंगी आप? नाश्ता तैयार है। अनुराधा हड़बड़ा गई। स्वयं को व्यवस्थित करते हुए बोली, साहब कहाँ हैं? उसके पास तो कोई बैठा है।
उसी से बात कर रहे हैं। कौन है क्या पता, आवाज़ तो दामाद जी जैसी है। कमला ने लापरवाही से कहा। और तू अब बता रही है मुझे? अनुराधा उठ खड़ी हुई। मैं तो आपको यह बताने आई थी कि आपको दीप्ति दीदी बुला रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तू जा अपना काम कर। माँ को देखते ही दीप्ति बिफर पड़ी। माँ, वह क्या करने यहाँ आया है? कह दो उसे चला जाए यहाँ से। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। हाँ बेटा, ठीक है, तुम्हारे पापा उससे बात कर रहे हैं ना? जो उचित होगा वही करेंगे। कोई भी निर्णय लेना बिना कुछ सोचे समझे मत लो। दीप्ति ने नज़र उठाकर देखा। सामने पापा खड़े थे और उनके पीछे सिर झुकाए खड़ा था विशाल। गलती हर इंसान से होती है बेटी, पर अपनी गलती को स्वीकार कर लेना का एहसास बहुत कम लोगों को होता है। अपने किए पर विशाल खुद शर्मिंदा है। वह मानता है कि वह भटक गया था। उसे अफसोस है कि उसने तुम्हारा दिल दुखाया है। जन्मों के रिश्ते को पलों में मत टूट जाने दो। दीप्ति, मान लो बेटा कि तूफान तुम्हारे दिलों के द्वार पर दस्तक देकर वापस लौट गया है। उठो दीप्ति और माफ़ कर दो विशाल को। आज वह तुम्हें मनाने आया है। अगर आज वह चला गया तो शायद लौट कर कभी ना आए। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों रूठने और मनाने की सीमा पार कर जाओ। आज वह चलकर तुम्हारे पास आया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह सिर्फ दंड का अधिकारी है। संजय का गला बोलते बोलते भर्रा उठा। स्वर थरथराने लगे। उसे माफ़ कर दो दीप्ति, नहीं तो पछतावे की आग से तुम भी नहीं बच सकोगी। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, प्यार भी और नफरत भी। कुछ भी नहीं बचेगा। दीप्ति हैरान थी। आज जिंदगी में पहली बार पापा को इतना कुछ कहते सुन रही थी। पापा विशाल का पक्ष ले रहे हैं, मगर क्यों? दीप्ति ने पलटकर प्रश्न भरी नजरें माँ पर डाली। अनुराधा भी संजय से सहमत थी, मानो उसकी निगाहें कह रही हो कुछ बातों को समझना इतना जरूरी नहीं होता दीप्ति, जितना उन पर अमल करना। दीप्ति के कदम विशाल की ओर बढ़ चले। अनुराधा ने आगे बढ़कर नन्ही अंकिता को विशाल की गोद में दे दिया। दीप्ति जाते समय पलट पलट कर अपने माता पिता को देखती रही। अनुराधा और संजय भी दीप्ति और विशाल को आंखों से ओझल होने तक देखते रहे। दोनों की आंखें अनायास ही छलक उठी। वो मन ही मन सोचने लगे कि शादीशुदा जिंदगी में कुछ साल तक ऐसे ही पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, और जो लोग इस मुश्किल घड़ी में अपने और अपने परिवार को संभाल लेते हैं, फिर उन्हें अपने शादीशुदा जीवन में कभी समस्या नहीं होती। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।